बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि फ़लाँ मुल्क के लिए फ़लाँ सियासतदान ने कोई लॉबिस्ट हायर कर लिया है। अमेरिका के बारे में सुनते हैं, कनाडा के बारे में सुनते हैं, यूके के बारे में सुनते हैं। बुनियादी तौर पर ये पीआर का काम होता है। ये काम असल में होता कैसे है? लॉबिंग होती कैसे है? और क्या ये सिर्फ़ ममालिक की सतह पर होती है, सियासी लोग करते हैं, या मुख्तलिफ़ इदारे जो आपके मुल्क में काम करते हैं, चाहे वो कमर्शियल इदारे हों, सियासी इदारे हों या कोई और हों, वो लोग भी ये काम करते हैं? तो करते तो वो लोग भी ये काम है, लेकिन ये काम होता कैसे? तो इसके बारे में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ीशान जाफ़री साहब। और ज़ीशान जाफ़री साहब का आपको मैं तारुफ़ करा दूँ तो गुज़िश्ता कोई तकरीबन 22 साल से इसी शोबे से मुंसलिक हैं। मास कम्युनिकेशन उनकी तालीम है, कराची यूनिवर्सिटी और दीगर जामियात में पढ़ाते भी रहे हैं, सहाफ़त के साथ भी मुंसलिक हैं और उसके साथ-साथ टीम कराची के नाम से एक समाजी इदारे के साथ भी मुंसलिक हैं, जो इनके दोस्तों का इदारा है और कराची के लिए काम करता है। उस पर हम फिर मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह कभी बात करेंगे। लेकिन अभी का हमारा मौज़ू है पीआर। ये क्या है? कैसे होती है? फ़र्क क्या है? कौन लोग इसके लिए इन इदारों को हायर करते हैं और ये लोग काम किस तरह से करते हैं? ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपको यहाँ मुझे बुलाने का। अच्छा, ज़ीशान भाई, बराह रास्त हम आते हैं इस मौज़ू के ऊपर। आपका तो एक तवील अरसा हो गया, ये हमें ज़रा कुछ समझाएँ तो सही, ये पीआर होती क्या है? वैसे बड़ा बदनाम काम है, पीआर का लफ्ज़ जहाँ पर आता है ना, आप लोग बदनाम बहुत है वैसे। असल में देखिए हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी फलाने आदमी की पीआर बहुत अच्छी है। दैट मीन्स के पब्लिक रिलेशंस, उसके अवामुन्नास से ताल्लुकात कैसे हैं, उसके लोगों के साथ मरासिम कैसे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं एक आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग अच्छे अल्फाज से जानें, मुझे लोग अच्छे अल्फाज से याद रखें। मैं बिल्कुल एक आम आदमी हूँ, मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं बड़ा कॉर्पोरेट लीडर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा सहाफ़ी नहीं हूँ, मुझे लोग ज़ाती तौर पर स्क्रीन पे आने वाला आदमी नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल में एक छोटी-सी ख्वाहिश है कि लोग मुझे अच्छे अंदाज़ में जानें और अच्छे अल्फ़ाज़ से मेरा तज़किरा करें। यही वो चीज़ है, ये इंसानी जिबल्लत है। आप इसी जिबल्लत से समझें कि जो है वो हमारी पब्लिक रिलेशंस भी निकली है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट एंटिटी हो, चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई सोशल वर्कर हो, चाहे वो जो है वो अमेरिका का सदर हो, कोई भी आदमी हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ सिर्फ जो है वो, आपको याद है बाराक ओबामा जब अमेरिका में आया था तो कितनी बड़ी पब्लिक रिलेशंस कैंपेन चली थी कि जी एक काले आदमी को, एक सियाह फ़ार्म को अमेरिकी अवाम ने अपना जो है वो सदर मुंतखब किया है। मैंने इस पे एक बहुत तवील आर्टिकल भी लिखा था उस ज़माने में, मुझे याद है। तो ये पब्लिक रिलेशंस की दुनिया की एक बहुत बड़ी कैंपेन थी जिसमें उन्होंने, अमेरिका ने जिस तरह से पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई थी, जगह-जगह जंगों में, हमलों में, उन्होंने एक अपना जो है वो बहुत ही मनफ़ी जो है वो पूरा तासुर पूरी दुनिया में पैदा किया था। और इंटरनली भी उनके बड़े मसाइल थे। उसके बाद उन्होंने एक सियाह फ़ार्म को अपने मुल्क का सदर बना के तारीख़ की एक बहुत बड़ी पब्लिक रिलेशंस कैंपेन की थी। और उसके आने के बाद अमेरिका का जो जॉर्ज बुश का और उनके जो उससे पहले वाले लोगों का जो एक जंगजू और एक जंगली और एक लड़ाके और दूसरों पे हमले करने वाले, कत्ल-ओ-गारत करने वाले, इस तरह का जो एक अमरीकियों का तासुर था, उन्होंने उस सदर के ज़रिए तब्दील किया था। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल हमारी जिबल्लत है। हम चाहते हैं कि जी, चाहे कारोबार, क्योंकि कारोबार जब आप करेंगे तो आप चाहेंगे कि मैं अपने कस्टमर्स, अपने कंज्यूमर्स में एक अच्छी रेपुटेशन मेंटेन करूँ। लोग मुझे अच्छे अंदाज़ में जानें, मेरी खिदमात और मेरी मसनूआत के लिए। सिमिलरली सियासतदान चाहता है कि मुझे अच्छे सियासतदान के तौर पे पहचाना जाए। तो इसकी बहुत-बहुत बड़ी इसकी वो है, तफ़सीलात है, लेकिन बहरहाल ये एक छोटा-सा इसका वो है। अच्छा, ये आपने एक तारुफ़ इसका बड़ा अच्छा पेश किया। काम कैसे होता है? अब यानी हम देखते हैं कि यार अमेरिका में लॉबी हो रही है, तो ये लॉबिंग होती कैसे? इसका प्रोसेस क्या होता है? और उसका भी ज़िक्र करें और फिर ये बताएँ, एक तिजारती इदारा आपने ज़िक्र किया, कमर्शियल। यार मैं अपने चिप्स, पापड़ बेच रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, कारोबार कर रहा हूँ, जो भी व्हाटएवर। अब मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? काम तो मेरा चल ही रहा है ना, पैसे मैं अच्छे खासे कमा रहा हूँ बिल्कुल ऐसा और है। एक अच्छा नाम है। तो उसके बावजूद मैं क्यों चाहता हूँ कि अवामी सतह पर भी मेरी नेक नामी हो? यानी ये कोई ज़रूरत तो नहीं है मुझे। जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पब्लिक रिलेशन इज़ नॉट अबाउट सेलिंग योर सर्विसेज़ एंड प्रोडक्ट्स। पब्लिक रिलेशन इज़ ऑल अबाउट सेलिंग योर इमेज। हर अगेन बात वहीं पे आ गई इमेज के ऊपर। आपने जो है वो अपने पापड़ बेचते हैं, चिप्स बेचते हैं, टॉफ़ीज़ बेचते हैं, आपने टिश्यू पेपर का काम है, आपको साबुन। इट्स नॉट अबाउट सेलिंग योर प्रोडक्ट्स। आपने अपनी कंपनी का कॉर्पोरेट इमेज बनाना है। आपने एक अच्छे कारोबारी इदारे की शोहरत जो है वो हासिल करनी है, ये उसका मकसद है। अब आपने कहा जी काम कैसे होता है? देखें, लॉबिंग फर्म्स जो पूरी दुनिया में काम करती हैं, पाकिस्तान में उस लेवल का काम कम होता है, जो अमेरिका में और यूरोप में होता है। वहाँ पे पूरी की पूरी जो है उनकी जो इकोनॉमी चल रही है या उनका निज़ाम चल रहा है, वो उनकी लेजिस्लेशन पे चल रहा है। किस तरह का कानून का बिल पास होगा,
उससे पूरी की पूरी जो है वो तब चीजों में तब्दीली आ जाएगी। अब आप देखें ना, पूरी दुनिया की जो आईटी फर्म्स थी, उन्होंने अमेरिका की आईटी फर्म्स उन्होंने आयरलैंड में जाके अपने आप को रजिस्टर्ड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का कानून उनको जो है वो टैक्स हेवन जो है वो की इजाजत नहीं देता, ठीक है। आयरलैंड का कानून उनको टैक्स हेवन की इजाजत बहुत देता तेज़ी है। से आयरलैंड लोग जा रहे हैं, एग्जैक्टली, पाकिस्तान से भी आयरलैंड जा रहे हैं, आयरलैंड तो मैं पूरा देखा। जो है वो सिलिकॉन वैली जो है वो असल तो डबलिन है। आप जाएं डबलिन में, जो 2 लाख रुपए का फ्लैट मिलता था, आज $2 मिलियन यूरो का जो है ना वो फ्लैट है। मैं वहां पे था, तो मुझे लिटरली जो है ना उन्होंने तारुफ में कराया कि जी जो है वो हम इस वक्त जो है ना पूरी दुनिया का जो है वो एक डिजिटल हब है अब डबलिन में। तो कहने का मतलब ये कि पूरी दुनिया कवानीन पास कराने के लिए सियासतदानों के साथ अपने ताल्लुकात, अपने मरासिम को इस्तेमाल करती है, जो लॉबिस्ट लॉबिस्ट जिनको आप कहते हैं। वो लॉबिस्ट आपके लिए कोई कानून पास कराने में आपके कारोबार या आपके दूसरे मामलात में वो कानून आपको कैसे मुतासिर करेगा, इसके ऊपर काम करते हैं। अब मिसाल के तौर पर अमेरिका अगर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगाता है, तो ये कानून उनकी सेनेट और उनकी कांग्रेस से पास होगा, ठीक है। अब अगर इसमें आपने 20-50 सेनेटर्स को अपनी तरफ कर लिया, तो वो आपके हक में कानून आ सकता है, और अगर इंडिया ने अपनी तरफ कर लिया तो आपके खिलाफ कानून आ सकता है। तो ये एक पूरी जंग है जो कि पूरी दुनिया में हर वक्त चलती रहती है कि मैं किस तरह से आपको अपने लिए मुतासिर करूं और आपके ओपिनियंस और आपके परसेप्शंस को मुतासिर करूं। तो पाकिस्तान बहैसियत मुल्क चाहेगा कि जो है वो अमेरिका में जो है वो कानून ऐसा कोई ना बने जिससे हमारे कौमी मफादात मुतासिर हो। तो लॉबीज फर्म हायर की जाती हैं, पॉलिटिशियंस भी करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं और रियासतें भी करती हैं, ताकि अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अच्छा ज़ीशान भाई, देखिए अमेरिका में जो बैठा हुआ आदमी हमारे लिए काम करेगा, अल्लाह वास्ते तो करने सा रहा रहा ना। तो ये जो क्या लेन-देन क्या होता है? किस बात के ऊपर वो एग्री होते हैं कि ठीक है यार, अब आपके लिए हम लॉबिंग करेंगे, देखिए, काम अल्लाह करेंगे? वास्ते तो दुनिया में कोई भी काम नहीं करता, ना मैं करता हूँ, ना आप करते हैं। कोई ऐसा आदमी जो है वो अल्लाह वास्ते नहीं करता, सिवाय उन लोगों के जो वलीउल्लाह होंगे, वो अल्लाह वास्ते ही सब कुछ करते हैं। लॉबिस्ट फर्म जो है वो एक प्रॉपर बहुत प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, जिनको सियासत की समझ होती है, जिनको मईशत की समझ होती है, जिनको टेक्नोलॉजी की समझ में होती है, जिनको हेल्थ की समझ में होती है, एजुकेशन की समझ होती है। ये कोई आम लोग नहीं होते हैं। इनको बहुत एक ऑल इनकम पास किस्म की इनकी नॉलेज होती है, इनका विजन होता है, इनकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर उनकी बहुत एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। इंफॉर्मेशन को इसका इनटेक लेना, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, उसको प्रोसेस करना, और उसके अगेंस्ट जाके जो है वो फिर जो है वो उससे कुछ कुछ ऐसा प्रोड्यूस करना जो कि मैं, अगर आप मेरे क्लाइंट हैं तो मैं फैजुल्लाह के लिए जो है वो कुछ उनके मफाद के लिए काम करना है मुझे। ये जायज भी हो सकता है और नाजायज भी हो सकता है। ये ठीक भी हो सकता है और ये गलत भी हो तो सकता है। ये मैं भी उस वकालत बहस में नहीं ये जा रहा। वकालत की तरह है कि ये मैं किसके वकालत की केस में तरह है। अगर जो है इसमें भी बहुत एक तवील ठीक है। इसकी वो है कि जी इसमें क्या एथिकल बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन आप इसको इस तरह से काम करते हैं तो ये लोग कोई आम लोग नहीं होते। इसीलिए ये अपने फिर इनके मरासिम होते हैं, फिर इनके कांग्रेसमैन के साथ और सेनेट के मेंबर्स के साथ मरासिम होंगे, तो वो उसको यूज करेंगे, अपने सर्कल को यूज करेंगे, अपने सोशल सर्कल को यूज करेंगे। उस इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए अगर वो पाकिस्तान के लिए कुछ काम करेंगे, तो यकीनन वो पैसे नहीं, बहुत अच्छे पैसे डॉलर्स में चार्ज करेंगे। तो ऑब्वियसली ये पूरा जो है ना एक बहुत ही एक वो है, ल्यूक्रेटिव काम भी है, लेकिन रियासतों के मफाद अरबों खरबों डॉलर से भी ज्यादा के होते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये कुछ छोटे मोटे काम नहीं होते। तो ऑब्वियसली जो जैसा काम होगा उसके उस अंदाज में आपको उसका मुआवजा अदा करना होता है। शुक्रिया ज़ीशान भाई, आपने बड़ा जो है ना वज़ाहत के साथ ये सारी पिक्चर क्लियर हो गई और बहुत सारे लोगों को जो मौजूदा भी सूरत-ए-हाल है, उससे भी रिलेट करने में मदद मिलेगी। हम उस तरफ उस बहस में नहीं जा रहे। प अमेरिका से आ जाते हैं पाकिस्तान, आइए। ठीक है? अब पाकिस्तान आ जाते हैं, मकामी मसाइल, मकामी पीआर एजेंसीज़, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप किस तरह से काम करते हैं? हम तो आपके बारे में हमारा ये ख़्याल है, आप सिर्फ़ सहाफ़ियों को एक प्रेस रिलीज़ पकड़ा देते हैं और किसी अच्छी-सी जगह पे चाय पिलाते हैं, हाई टी पे बुला लेते हैं। कोई गिफ्ट भी पकड़ा देते हैं, अल्लाह खैर से अल्लाह। अच्छा इतना देखिए, सही काम है या नहीं कुछ और भी है देखिए इसके आप पीछे? ये तासुर जो है वो अमूमी तासुर है कि जी जो है वो कोई पीआर फर्म होगी, वो पीआर फर्म आपको बुलाएगी, एक जगह पे बैठ के चाय पिएँगे या खाना खाएँगे, उसके बाद आखिर में आपको एक प्रेस रिलीज़ थमा दी जाएगी कि ये चला दें जी। ये सिर्फ़ पब्लिक रिलेशंस के शोबे का आप समझिए कि 5% काम है, ठीक है। 95% तो इसके यार हम अलावा है। सहाफ़ी समझते हैं कि यही सारा काम है, नहीं आप हमें जो है ना डिग्रेड तो ना करें देखिए यार, नहीं, सिर्फ़ 5% पे देखिए लाके छोड़ दिया आपने हमें। ये क्योंकि आपका काम नहीं है। देखिए सहाफ़ी तो जो है वो ये समझते हैं कि जी पब्लिक रिलेशंस वाले ने क्लाइंट से जो है वो पैसे लिए हैं और वो अपनी खबर हमसे चलवा लेगा
और हमें क्या फायदा हुआ, ये तो सारा फायदा अपनी जेब में डाल के ले गया। साफी तो ऐसे भी सोचता है, तो वो तो उसको तो बहुत बहुत सारी तरह से देखने का तरीका है, ठीक है ना। तो आप हम उसमें नहीं जाते अभी। तो साफियों को हम ज्यादा बुरा ना बोले, आपका बड़ा वास्ता है, आपके दोस्त ही है, फिर आप देखिए साफी तो भुगतिएगा। है ही हमारे सारे दोस्त, लेकिन हमने साफियों के साथ ऐसे ऐसे साफी देखे और ऐसे ऐसे हौलनाक हमारे तजुर्बे हुए, बहुत अच्छा, अच्छे प्लेजेंट तजुर्बात के अलावा, जो कि मेजॉरिटी 95% प्लस जो है वो हमारा एक अच्छा तजुर्बा है पाकिस्तानी चले साफियों फिर के तो साथ इतना काम करने का। 5% का तो लेकिन मार्जिन पांच है बस। फीसद के ऐसे हौलनाक तजुर्बे हैं कि अगर मैं वो आपको बताऊं तो आप खुद जो है वो अपने कानों को भी हाथ लगा नहीं नहीं, सकते आप हैं। बताएं, बिल्कुल बताएं, ये तो हमें देखिए हमें पता चलना मैं चाहिए आपको ना। बताता हूँ, एक एक जो पीआर फर्म होती है उसको हायर किया जाता है ताकि बिजनेस की अच्छी गुडविल जनरेट की जाए, बिजनेस का अच्छा कॉर्पोरेट इमेज बिल्ड किया जाए। मैं जिन कंपनीज के लिए ज्यादातर काम करता हूँ, मैं आपको मिसाल देता हूँ, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज हैं। ठीक जो है। लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी उन्होंने दिखानी होती है, अच्छा, क्योंकि उन्होंने एक साल में 4 क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करने होते हैं। ठीक हो गया। यानी हर 3 माह में उनकी क्या कारकर्दगी रही, उन्होंने क्या किया, क्या कमाया, क्या खर्चा, इवन उनके सीईओ की तनख्वाह भी आपको पता होती है। अच्छा आप अच्छा किसी बड़े लिस्टेड अच्छा इदारे में चले जाएं, आपको सीईओ की तनख्वाह वहां पे आपको मिलेगी कि अच्छा। हमने अपने सीईओ को क्या तनख्वाह दी। ये कोई इस तरह जो लिस्टेड कंपनीज होती है मतलब उसमें पूरा बहुत 365 दिन का पूरा काम है ये, जी, जी, यानी पूरा जब काम है, बिल्कुल काम है जी। फॉर एवर ये जी, चलता ये रहेगा। एग्ज़ैक्टली ये जो ठीक है, ये एक सही है, ये मुस्तकिल का काम है। सही है। पब्लिक रिलेशंस कोई वन ऑफ काम नहीं है, ये एक मुस्तकिल काम है जिसमें हम अपने क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं। हम उनके लिए पूरा पाकिस्तान का मीडिया मॉनिटर कर रहे होते हैं। किसी कुछ केसेज़ में ग्लोबल मीडिया भी मॉनिटर कर रहे अच्छा, होते हैं। उसके बाद हम उनको एडवाइस देते हैं कि किस सिचुएशन में क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है। किस सिचुएशन में किसी पाकिस्तान के बड़े एंकर से मिलके उसकी गलतफ़हमी को दूर करना है। अच्छा, किस सिचुएशन में किसी अखबार के सहाफ़ी से मिलके उसको किसी गलत सोर्स ने गलत कुछ फीड किया है तो उसको उसकी जो है वो दुरुस्तगी करनी है। और ये इट्स ऑल अबाउट परसेप्शंस। आपका परसेप्शन अगर जो है वो कोई गलत खबर चली गई तो मार्केट में लोग ये नहीं देखेंगे अच्छा, फैजुल्लाह साहब ने सॉरी आप गलत दिया है। कंटिन्यू रखिएगा। आपने मैं बात काट रहा हूँ, आपने बोला ना कि सहाफ़ी को किसी ने गलत फीड किया, जी। तो ये कौन, क्या ये भी जी, पीआर वाले होते हैं? ये देखें होता ये है कि जब कॉम्पिटिशन होता है बिज़नेस में, तो यकीनन ऐसा होता है। मैं खुद इसका गवाह हूँ कि मेरे पास खुद लोग आए हैं जिन्होंने कहा कि जी हमें फलानी कंपनी के खिलाफ जो है ना वो ये अच्छा, खबर चलानी है और इसका मतलब जो है ये वो ये नेगेटिव इम्पैक्ट। माइंडसेट भी काम कर जी, रहा जी, होता है। ये नेगेटिव माइंडसेट नहीं है जी, कॉम्पिटिशन है, आप इसको नेगेटिव माइंडसेट भी ना बोलें। ये बहुत ही कट थ्रोट किस्म का जो है ना वो एक कॉम्पिटिशन है कंपनीज़ के दरमियान, जिसमें वो चाहती हैं कि जी मैं अपना मफ़ाद हासिल करूँ और सामने वाला चाहता है मैं अपना मफ़ाद हासिल करूँ। उसके लिए एक-दूसरे के खिलाफ खबरें छपवाई जाती हैं, एक-दूसरे के खिलाफ आर्टिकल्स प्लेस किए जाते हैं, एक-दूसरे के खिलाफ टॉक शोज़ अरेंज किए जाते हैं। अच्छा, आपको याद है मलिक रियाज़ साहब तो अब माशाल्लाह जो है वो सब वाकिफ़ ही हैं। मलिक रियाज़ साहब के मुतालिक आप देख लेना पाकिस्तानी मीडिया में क्या डॉन के अलावा उनके खिलाफ कुछ चल सकता है? क्या कुछ अब छप तो चल सकता रहा होता है? है, इतनी खबरें चल रही देखें, होती हैं, अब तो आप अब देख लें। हुआ ये कि एक ज़माना था जब उनके मुतालिक एक बिल्कुल डॉन ऐसी ने ट्रेंड सेट किया, हाँ, उसके बाद इत्तेफ़ाक है इस डिजिटल बात से। मीडिया है जो कि चंद मखसूस डिजिटल मीडिया उनके खिलाफ चलता है। चैनल्स और अखबारात अभी भी मलिक रियाज के खिलाफ कुछ नहीं चला सकते। मैं आपको इंतहाई अदब से अपने नहीं, नहीं, तजुर्बे की बिल्कुल बुनियाद पे ऐसे बात ही। कर रहा हूँ। तो वो एक अलग किस्म की पब्लिक रिलेशनिंग है, वो पब्लिक रिलेशनिंग नहीं है, दैट इज़ ऑल अबाउट बिज़नेस। वो बिल्कुल बिज़नेस, प्योर बिज़नेस एक वो अरेंजमेंट है अखबारों के, चैनल्स के और मलिक रियाज साहब के दरमियान। तो इसको हम पब्लिक रिलेशंस नहीं कह सकते। पब्लिक अच्छा, रिलेशंस ये है जब मेरा क्लाइंट अखबारात को और चैनल्स को करोड़ों और अरबों रुपए के इश्तिहार नहीं दे रहा, ठीक उनको है, बिज़नेस नहीं दे रहा, ठीक हो और गया। वो किसी ऐसे जायज़ कारोबार में जो है वो है, जिसके मुताल्लिक कोई गलत खबर आ रही है, कोई गलत एनालिसिस आ रहा है, कोई गलत रिपोर्टिंग हो रही है या कोई उसको निशाना बना रहा है कॉम्पिटिशन के कहने पर। ऐसे में मैं बहैसियत पब्लिक रिलेशंस कंसल्टेंट उस क्लाइंट के लिए आता हूँ, ब्रिज का काम करता हूँ। मेरी कंपनी का नाम भी बाय द वे ब्रिज पब्लिक रिलेशंस है। तो मैं ब्रिज बनता हूँ बिटवीन द मीडिया एंड द कॉर्पोरेट एंटिटी। ठीक आई हो एम द गया, ब्रिज बिटवीन 2 एंटिटीज़, सही। राइट? तो फिर मैं उस कम्युनिकेशन गैप को भी फिल करता हूँ, उस मिसपरसेप्शन को भी करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। और अगर कोई जानबूझ के बिल्कुल एक नाजायज़ काम कर रहा होता है मीडिया में, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी समझ, इतनी सोच और इतने ताल्लुकात होते हैं कि हम फिर जाके हायर अप्स पे इस चीज़ को लेकर आते हैं कि भाई आपका सहाफ़ी ये गलत खबर कर रहे हैं, आप इनसे या तो इनसे साबित करवा दें सही। या फिर बराए मेहरबानी आप उसका एक जो है वो नाजायज़ कैंपेन का हिस्सा ना बने। तो ये एक बहुत ही तवील वो एक है काम, जिसमें सिर्फ प्रेस रिलीज थमाना हमारा काम नहीं है, वो सिर्फ 5% काम है। असल तो जो है वो आपने बहुत सारी, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर आपके पास वक्त है तो मैं जी, आपको जी, बताता बिल्कुल हूँ। प्लीज़। पाकिस्तान में आज से तकरीबन 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया से भेड़ों का एक जहाज आया। बिल्कुल वो भेड़ों का जहाज पोर्ट कासिम पे लगा
और उसके बाद वो भेड़ें उतर के जो है वो हमारे एक बहुत बड़ा स्लॉटर हाउस है जो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है पाकिस्तान का मीट का, उन्होंने वो मंगाई थी। उनसे जो है वो यहाँ की सूबाई हुकूमत और वफाकी वजीर दोनों ने जो है वो कुछ इनाम हासिल करना चाहा कि जी भेड़ें आई हैं जहाज भर के। सही वो है। इनाम देने में नहीं, या तो वो सिचुएशन को नहीं समझ सके, एनालाइज नहीं कर सके, उन्होंने उनको बहुत क्रूड अंदाज में मना किया। ठीक एक है। पाकिस्तान का चैनल जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल कहलाता है, उसने कैंपेन चलाना शुरू की और 1 हफ्ते में उन भेड़ों को पाकिस्तान के लिए जो है वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, ओह! पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा हाँ, वो करार तो दे फिर दिया जो गया। करते हैं और जैसे उन्होंने सा इस लेवल की कैंपेन चलाई कि आप यकीन माने कि उस इंपोर्टर ने, जिन्होंने इंपोर्ट की थी, उन्होंने अपना फोन बंद किया और वो जो है वो अंदर चले गए, छुप गए। उन्होंने कहा ये तो हमें जो है वो छोड़ेंगे ही नहीं। अच्छा। उसके बाद जिस ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने वो भेड़ें पाकिस्तान में भेजी थी, उन्होंने हमसे राब्ता किया। उन्होंने कहा जी हम मुश्किल में, हमारा नाम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है क्योंकि अच्छा, वो भेड़ें हमारी हैं, वो भेड़ें हमने भेजी हैं। यानी हम वो इंटरनेशनल खबर बन गई जी, थी। वो इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया में तो जो है वो कोहराम मच गया इस बात से, जो है अच्छा। वो आप तसव्वुर यार नहीं कर हमने सकते। तो खैर किसी हद तक मैं भी उसका पार्ट रहा कोर्ट की जी, जी। प्रोसीडिंग में, जी, जी। लेकिन हमें तो नहीं लग रहा था, हमारे लिए तो बहुत रूटीन की जी, चीज़ है। आप आपके लिए कहते हैं बहुत कोहराम रूटीन मच खबर गया, थी जी। रिश्वत माँगी ही नहीं थी तो यार आपको मैं बताऊँ कि उसके बाद पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने भेड़ें और गायें एक्सपोर्ट करने पे पाबंदी लगा दी थी। अच्छा, यानी ये उनकी मामला यहाँ तक चला इस गया। वहाँ तक चला गया था। उनकी हुकूमत के लिए वहाँ पे जो लाइव स्टॉक वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन्होंने उनकी हुकूमत की ज़िंदगी मुश्किल कर दी थी ऑस्ट्रेलिया में। तो ये छोटी-मोटी हमारे लिए कुछ चीज़ें बहुत ये छोटी बहुत होंगी। बड़ी बात है जो यहाँ पे आप तो 100 हवाला दे लोग रहे एक हैं वक़्त में मर जाते हैं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। वहाँ पे सिर्फ़ उनको ये पता लगा कि हमारी भेड़ों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, ज़मीन में दफनाया जा रहा है, उनको बीमार डिक्लेयर करके, तो उन्होंने रियासत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरा जो है वो वहाँ पे मीडिया में, उसकी मेरे पास बहुत सारे एविडेंस मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ चली हैं 1-1 घंटे की वहाँ पे अच्छा, टॉप मीडिया में, जो उनका सबसे बड़ा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो कहने का मतलब है वहाँ पे उनकी यानी हुकूमत बहुत यहाँ ज़्यादा किया दबाव में जाने थी। वाला एक काम हम उसके इम्पैक्ट से हमें कोई जी, वो लेना-देना नहीं है और वो ग्लोबली मतलब जो है इतना यानी वो उसका ग्लोबली पूरी, क्योंकि वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी थी, पूरी दुनिया में शीप एक्सपोर्ट करती थी। आपने उनको बदनाम किया, आपने उनकी भेड़ों को बीमार बोला, आपने बोला ये गलत काम कर रहे हैं, इल्लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या। पाकिस्तान के सबसे बड़े, और मज़ेदार बात बताऊँ, उस कैंपेन में जब हम शामिल हुए एज़ अ पीआर कंसल्टेंट, उन्होंने हमें हायर किया ऑस्ट्रेलियंस ने, हमने इस पे काम शुरू किया। 10 दिन की बात थी। मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े उर्दू के अखबार के फ्रंट पेज पे खबर छपी कि इस लोकल कंपनी ने ₹265, यानी ₹265 की एक भेड़ खरीदी है। अच्छा, क्योंकि ये मुर्दा भेड़ें हैं, बीमार भेड़ें हैं, ओह! इनमें बहुत शदीद बीमारी है। तो ये उन्होंने उनके क्या किया? पास क्या था इस स्टोरी के मैं पीछे आपको कुछ बताता था? हूँ। अब मैं अब आप पूछेंगे पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंट क्या करता है? तो वो ये करता है। उन्होंने पोर्ट कासिम पे उतरने के लिए जो एक भेड़ों को राहदारी दी गई थी पोर्ट कासिम पे, पर भेड़ पोर्ट कासिम ने ₹265 की ड्यूटी चार्ज की थी। ठीक है। उन्होंने वो चालान उठाया, उस अच्छा, राहदारी का चालान उठाया, उसको 21,000 भेड़ों पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद उन्होंने बोला जी ₹265 की तो एक भेड़ है। ₹265 का तो आप ऑस्ट्रेलियन शीप का खुर भी नहीं ले सकते। हाँ, नहीं उसका खुर यानी कान जो कि देसी फेंक का नहीं दिया ले जाता सकते है, हैं, देसी एग्ज़ैक्टली। का वो तो तो ख़ैर आप चलो। इमेजिन करें, तो इस लेवल की यहाँ पे गलत रिपोर्टिंग भी होती है। जब एक क्राइसिस खड़ा होता है, तो वो देखते नहीं है क्या हो रहा है। फिर हर आदमी जंप करता है और कहता है जी ठीक है, देखिए 265 की भीड़। अगर मैं या कोई भी आदमी एज़ अ पीआर कंसल्टेंट ना होता, वो उसकी करेक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ये काम नहीं था। अच्छा फिर क्या हुआ जब उसमें वो हुआ खबर ये कि छप जी गई? हमने उस पूरी उस कैंपेन को जो है वो मैनेज किया। हमने पाकिस्तान के बाकी के तमाम बड़े चैनल्स और अखबारात को एंगेज किया, उनके पास रीच आउट किया, ऑस्ट्रेलियंस से उनकी मुलाकातें कराई, लोकल्स लोगों से जिन्होंने इम्पोर्ट की थी, जो इससे पहले अपना फ़ोन बंद करके बैठ गए थे, उनसे उनकी मुलाकातें कराई, एतमाद बहाल किया और उनको बताया कि जी ये एक बड़ा चैनल आपके पीछे पड़ा हुआ है, जिसकी और भी वजूहात थी, वो मैं अब आपको कैमरे पे क्या बताऊँ। लेकिन जो है वो बाद में उन्होंने, उस चैनल ने बाद में इनसे ना सिर्फ माफ़ी माँगी, अच्छा, उसके मालिक ने, पीके मीट के मालिक तारिक भट्ट साहब से बाकायदा खुद से माफ़ी माँगी। उन्होंने अच्छा। बोला हमसे गलती हुई थी। लेकिन जब हमने उनके मालिकान को उस वक़्त ये साबित कर दिया था कि आपके यहाँ गलत रिपोर्टिंग हो रही है, तो उन्होंने उसको वापस नहीं लिया। अपनी क्लैरिफ़िकेशन नहीं चलाई, क्योंकि उन्होंने कहा हम इस हद तक आगे जा चुके हैं कि अब हम जो है ना इस पे अपनी यार पोज़ीशन लेके को आपने तब्दील जो नहीं है कर ना सकते। आत्मा रोल दी और उधर से ऑस्ट्रेलियन अब खड़े हो गए। देखें ना कम से कम आप, अखलाकी यही तौर मैं पर आपको इतना तो बता रहा हमें हूँ वो कि होना चाहिए। अगर मीडिया हमारे यहाँ जो है वो अचानक उसको इतनी बड़ी ताकत मिली कि उसने लोगों को बेबस कर दिया।
ऐसे में अगर कोई भी ऐसे दरमियान में ना हो तो आप तसव्वुर कर सकते हैं। तो ये पीआर कंसल्टेंट का काम है कि वो सिर्फ जो है वो प्रेस रिलीजेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता है, बुनियादी तौर पर वो बहुत बड़े-बड़े क्राइसिस सिचुएशन में अपने क्लाइंट्स को हेल्प आउट कर रहा होता है। वो इश्यूज़ में हेल्प आउट करता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक क्लाइंट है एंग्रो कॉर्पोरेशन। उन्होंने आज से जो है वो 2011 में, आज से 13 साल पहले $1.1 बिलियन लगा के पाकिस्तान का अच्छा, सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र का प्लांट लगाया। ठीक है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। 2011 में उनको गैस नहीं दी गई। 2011 में नहीं दी गई, 2012 में नहीं दी गई, 2013 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई है, तब उन्होंने आके जो है वो उनके प्लांट को गैस बहाल किए। इस दौरान एंग्रो कॉर्पोरेशन 2 मर्तबा अपने कर्जों पे डिफ़ॉल्ट किया। क्योंकि अच्छा, आपने कर्ज दो सही है, ठीक 1.1 है। बिलियन डॉलर का मतलब है, उस ज़माने के हिसाब से भी आप लगा लें तो कोई 120-25 अरब रुपए का जो है वो था। आज के हिसाब से लगाएँ तो तकरीबन साढ़े 300 अरब रुपए से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है वो। उन्होंने लगाया, 2 साल तक गैस नहीं दी। उनका प्रोजेक्ट सिंध में था। सिंध का पहला हक है कि जिस जगह से गैस निकलती हो वहाँ के कंज्यूमर्स को पहले गैस दी जाए। लेकिन इसी सिंध में ये प्लांट 2 साल तक बंद रहा। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो फँसी रही। एंग्रो ने 2 मर्तबा उस पे अपने कर्ज़े पे डिफ़ॉल्ट किया और उसके बाद 2 साल इंतज़ार करने के बाद 2013 में जब नवाज़ शरीफ आए और इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर उन्होंने असम्बली पास की और इनको गैस मिलना शुरू हुई और इनका प्लांट चला। गैस क्यों नहीं मिली 2 साल? ये तो इतनी 2 साल बड़ी जी बात थी। ज़रदारी साहब की हुकूमत थी जो है वो, अब आप समझ सकते हैं कि जो है ना वो मसाइल थे। मसाइल थे और काफ़ी बड़े मसाइल थे और अच्छा, वो हल नहीं हुए। एंग्रो उन मसाइल को उस अंदाज़ में हल करना नहीं चाहती थी, क्योंकि एंग्रो एक रेप्यूटेड कंपनी है, एक लिस्टेड कंपनी है। ट्रांसपेरेंसी जो है वो उनका हॉलमार्क है। वो अपनी इस बात पे फ़ख्र लेते हैं कि हम कोई गलत काम नहीं करते और कोई गलत काम नहीं करना चाहते, और मैं उसका गवाह हूँ क्योंकि मैं उस पीरियड में उनका कंसल्टेंट था। उस पूरे पीरियड में उन्होंने बदतरीन जो है वो दौर से गुज़रे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके ज़रिए गैस बहाल हो सकती थी और पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को जी, जी, ठीक है जी, जी, उनकी। जी, 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 वो बिल्कुल अब तो ख़ैर उसके बाद से जो है वो जैसे ही नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई थी, कारोबारी लोगों के मसाइल हल होना शुरू हो गए थे, जो कि बिल्कुल रियासत पाकिस्तान ने एक टेंडर फ्लोट किया था। एंग्रो ने उस टेंडर पे बिड जमा कराई थी। उस बिड के बदले में एंग्रो ने 1.1 अरब डॉलर का प्लांट लगाया था। ये रियासत पाकिस्तान के कहने पे लगाया था। फिर मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। एलएनजी केस आपने देखा, बिल्कुल। शाहिद खाकान को 6 साल तक ज़लील-ओ-ख्वार करके रखा, मिफ्ता इस्माइल को रखा, पीएसओ के एमडी को रखा, एसएसजी के लोगों को रखा, और क्या हुआ जी 6 साल बाद? मैं उस केस में जो है वो एज़ अ पीआर कंसल्टेंट पहले दिन से था, जिस दिन एंग्रो ने एलएनजी का टर्मिनल लगाने की बात की थी। पूरी पाकिस्तान की ऑयल लॉबी ने उसके खिलाफ इस तरह की खबरें लगाई, इतनी खबरें लगाई कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं एज़ अ कंसल्टेंट ये जंग लड़ रहा था कि जी मैं एलएनजी का नैरेटिव प्रमोट कर रहा था और पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी है ये प्रमोट कर रहा था, और ऑयल लॉबी जो है वो इसके खिलाफ जो है वो दुनिया का हर काम कर रही थी। इवन सो कि जब एंग्रो ने अपनी जेब से, एंग्रो कॉर्पोरेशन ने बगैर कोई कर्जा लिए, बगैर हुकूमत की सपोर्ट के 335 दिन में, ये पाकिस्तान की तारीख का एक मौजज़ा है बाय द वे मैं आपको बताऊँ, उन्होंने अपनी जेब से $150 मिलियन लगा के वो टर्मिनल खड़ा कर दिया, अप एंड रनिंग कर दिया। तो फिर एक शोशा छोड़ा कि जी 2 लाख 72,000 जो है ना रोज़ाना एंग्रो की जेब में जा रहे हैं। वो बहुत अरसे चलता रहा, इतने अरसे चलता रहा और हम उसकी जंग लड़ते रहे। क्यों? हम लोगों को बताते थे कि आप ये गलत बात कर रहे हैं। वो 2,72,000 में क्या-क्या कुछ शामिल है, उसके एग्रीमेंट का हिस्सा है, वो एंग्रो की जेब में नहीं जाते, वो अखराजात में शामिल है जो रियासत पाकिस्तान के कहने पे टर्मिनल लगाने के लिए। और आपको पता है शाहिद खाकान अब्बासी ने एलएनजी टर्मिनल की हर फाइल के हर पेज पे अपने दस्तखत किए थे और उन्होंने कहा था कि जब जिसको पकड़ना होगा आके मुझे पकड़ लेना। जितनी करप्शन की है वो मैंने की है, जितना माल बनाया है वो मैंने बनाया है, मैं इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करता हूँ। और अगर वो उस साल 335 दिन में एलएनजी टर्मिनल ना लगता तो फैजुल्ला भाई मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में मैंने अपने कज़िन्स के घर पे लाहौर में लकड़ियों पे और गत्तों पे पका हुआ खाना खाया है। गैस नहीं होती थी पंजाब में। सिंध वाले तो बहुत खुशकिस्मत थे, हमें सुई गैस से गैस मिल जाती थी। आप जाके पूछें, आज से 12 साल पहले, 14 साल पहले पंजाब में लोग लकड़ियों पे खाना पकाने पे मजबूर हो गए थे। ये आलम हो गया था लोगों का। तो वो एलएनजी टर्मिनल लगा। अब आप देखें ना, पीटीआई कितना बड़ा उसके खिलाफ जो है वो कैंपेन चलाती थी। क्या कहती थी जी? ये कतर से पैसे खा गए, ये कतर से पैसे। कैसे ही जो है वो पीटीआई इक़्तिदार में आई, शेख रशीद का मुँह क्यों बंद हो गया? इमरान खान साहब ने एलएनजी टर्मिनल को नाजायज़ कहना क्यों बंद कर दिया? क्यों? क्योंकि जब वो इक़्तिदार में आए तो उनको पता लगा कि ये रियासत पाकिस्तान के लिए कितना अहम प्रोजेक्ट है। और अगर ये उस वक़्त ना लगता तो उनको पता लगा हमारा हाल क्या होता। क्यों? क्योंकि एंग्रो कॉर्पोरेशन के असद उमर अब उनके सीधे हाथ में बैठे हुए थे इमरान खान के। जब उन्होंने उनको बताया कि भाई साहब ये प्रोजेक्ट है क्या?
ये प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या। तो हम जैसे लोग इसकी ये नैरेटिव की जंग चलती है पूरी, ये इस नैरेटिव की जंग में मैं उसमें शामिल रहा हूँ। तो ये पब्लिक रिलेशंस का शोबा है, ये नहीं है कि जी वो सिर्फ खबरें छपवा ली और प्रेस रिलीज छपवा ली। कम होता होगा, वो काम भी होता है, लेकिन हम उसके बियॉन्ड जो है वो जाके अपने क्लाइंट्स को एग्जिस्टेंशियल इश्यूज में हेल्प आउट करते हैं, पॉलिसीज में हेल्प आउट करते हैं। मैं आपको एक और मजेदार किस्सा सुनाता हूँ, बात तवील हो गई। मेरा एक क्लाइंट था, वो कॉर्पोरेट डेयरी फार्मर्स थे। कॉर्पोरेट लेवल पे उन्होंने डेयरी फार्मर्स बनाए हुए थे। एक तो दूध के बाड़े देखे ना, मैंने अपने बचपन में, तो हमने बर्तन में जाके दूध भी लिया है बाड़े से जो है वो अपने बचपन में। हमने जो है वो जी कॉर्पोरेट डेयरी फार्मर्स ने कहा कि जी हम फार्म पूरी दुनिया से महंगी गाय खरीद के लाते हैं, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में, हाइजेनिक अंदाज में उसको पालते हैं, हाइजेनिक अंदाज में रख के साफ सुथरा दूध निकालते हैं। जब पैकेज्ड दूध वाली यानी जो डब्बे का दूध बेचने वाली कंपनी आके हमसे दूध खरीदती है तो वो बहुत ही लोअर रेट पे खरीदती है, रेट पे। क्यों जी? क्यों? क्योंकि वो जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे मिल्क पाउडर इंपोर्ट कर रहे थे पूरी दुनिया से, और उसको जो है वो 40% जो है वो आपका फ्रेश मिल्क था, और 60% जो है वो आपका वे पाउडर और जो है ना वो ड्राई मिल्क था, जिसे मिल्क पाउडर कहते हैं। उन्होंने बोला कि जी ये रियासत पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम लोगों को जो है वो एक अच्छी जो है वो हाइजेनिक मिल्क देने की इंटरेस्टेड है, लेकिन ये कंपनीज हमसे दूध क्यों नहीं लेती हैं और हमें रेट क्यों नहीं देती, क्योंकि 60% तो ये जो है वो पाउडर मिल्क यूज कर लेती हैं उसके अंदर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल, बिल्कुल। हमने उस पे पूरी एक 6 माह की कैंपेन रन की कि पाकिस्तान इंडिया से कैसे मिल्क पाउडर और वे पाउडर इंपोर्ट कर रहा है। टर्की ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया, रीजनल मुल्क क्या करते हैं अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, और रियासत पाकिस्तान क्या करती है, जिसने खुली छूट दे रखी थी कि जिसने जो दिल चाहे जितना चाहे मंगाओ, और डब्बे में जो है वो पाउडर डालो और जो है वो बेचो, 40% फ्रेश और 60% पाउडर। और इस पे इसके पीछे पूरी एक कैंपेन रन की, मैं आपको बताता हूँ जो है वो कि खैर ये अंदर के राज भी हैं कुछ, नहीं, नहीं, लेकिन खोलें आप, हमने राज़ खोलें, हमने बिल्कुल। हमने वो कैंपेन रन की, और हमने मिल्क पाउडर की पाकिस्तान में इंपोर्ट यानी दरामद के ऊपर जो है वो ड्यूटी अल्टीमेटली लगवाई। सही, सही, सही। कैंपेन थी, उसके बताया, उसके उसकी ठीक उसकी है, उसकी लॉजिक पेश फैक्ट्स की, पर बात की ना फैक्ट्स पे आपने। बात की, और रियासत पाकिस्तान ने उसके ऊपर अगले उस साल ना सही अगले साल जाके बजट में जो है वो ड्यूटीज इंपोज की। क्योंकि अगर आप अपने लोकल फार्मर को मार देंगे और इंडिया की और टर्की की इंडस्ट्री चलाएंगे जो कि मिल्क पाउडर आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी लॉजिक नहीं बनती। आपको तो चाहिए, आपको बताऊं, टर्की एक जमाने में दुनिया में बहुत बड़ा मिल्क पाउडर का इंपोर्टर था। आज टर्की दुनिया में बहुत बड़ा मिल्क पाउडर का एक्सपोर्टर है। ये रियासतें सोचती हैं, हुकूमतें सोचती हैं कि हम अपने आप को कैसे आगे लेके चलेंगे। हमारे यहाँ सफर पीछे की तरफ जारी है, अनफॉर्चुनेटली आगे का सफर नहीं होता क्योंकि हमारी पॉलिसी ठीक नहीं है। अच्छा, अब इसमें कारोबार में पैसा कौन लगाएगा? रियासत पाकिस्तान लगाएगी? नहीं लगाएगी। ये लगाएगा बिजनेसमैन, ये लगाएगा इंडस्ट्रियलिस्ट। अगर आप उसको प्रोटेक्शन नहीं देंगे और उसको सिर्फ बोलेंगे जी ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। मैं आपको बताता हूँ, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को एक जमाने में पाकिस्तान का मीडिया अमूमी तौर पे कहता था ये सब्सिडी खाने वाले चोर हैं। ऐसे ही, किसी बिल्कुल को ऐसे ही। पता ही नहीं था कि सब्सिडी जाती कहाँ है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, फर्टिलाइजर बनती है गैस से, गैस के मॉलिक्यूल से फर्टिलाइजर का जो है वो दाना बनता है। गैस नहीं होगी तो फर्टिलाइजर नहीं बनेगी। गैस किसके पास है? रियासत पाकिस्तान के पास। वो मारी और एसएनजीपी और एसएसजी के नेटवर्क से सबको सप्लाई होती है। मारी नेटवर्क से, जो कि मारी का एक नेटवर्क है, जो क्रूड गैस जो कि मेरे और आपके चूल्हे में नहीं जल सकती, वो देता है फर्टिलाइजर प्लांट्स को। रियासत उसको भी सब्सिडाइज करती है। क्यों? ताकि सस्ती यूरिया बन के सस्ती किसान के पास चली जाए। उसके में पाकिस्तान का मीडिया कहता था ये फर्टिलाइजर कंपनियां जो है ना वो सब्सिडी खाने वाले सब्सिडी चोर हैं। वो सब्सिडी फर्टिलाइजर कंपनी को नहीं मिलती थी, वो फर्टिलाइजर सब उस गैस को प्रोसेस करके यूरिया बनाती है, अपना मार्जिन रखती है और आगे बेच देती है। जो भी जो है वो यूरिया का गैस सस्ती मिलने का जो इम्पैक्ट था वो किसान को ही जाता था। अब मैं आपको बताता हूँ, एक जमाने में पाकिस्तान में 1600 रुपए का यूरिया का बैग था, आज 4500 रुपए का है। हुकूमत गैस महंगी करती गई, ठीक है, वो उसका वहां पे इम्पैक्ट चली आया गई। वहाँ पे, बिल्कुल एक आया। जमाना बराह था, रास्त में रेंट आज से यूज़र 2 साल आम पहले, लोगों तक। जब पाकिस्तान यूरिया इंपोर्ट करता था, वो 10,000 रुपए का बैग इंपोर्ट करता था और 3,000 रुपए का बेचता था। 7,000 रुपए कौन देगा भाई? फैज हुकूमत देगी। इंपोर्ट के लिए डॉलर कौन पे करेगा? हुकूमत करेगी। उसके अगेंस्ट अगर आप लोकल गैस जो कि क्रूड है, जो कि चूल्हे में नहीं जल सकती है, फर्टिलाइजर कंपनीज को देके और उनसे फर्टिलाइजर लोकली प्रोड्यूस करा लें, तो डॉलर ड्रेन नहीं होगा, फॉरेन एक्सचेंज पे दबाव नहीं आएगा, आपको महंगी मंगा के सस्ती नहीं बेचनी पड़ेगी, आपको जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे जो है वो अरबों रुपए का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसी दौरान करप्शन होती थी, इसी दौरान दो नंबरियां होती थी। अगर प्राइवेट कंपनीज काम कर रही है तो ना करप्शन है, ना दो नंबरियां, बन रही है और जा रही है, बिक रही है, आपको टैक्सेस एंड ड्यूटीज मिल रहे हैं।
तो ये वो है जहां पे पब्लिक रिलेशंस कंसल्टेंट अपने क्लाइंट्स को हेल्प करता है गलत परसेप्शंस को डील करने में, मिसपरसेप्शंस को जो है वो इरेडिकेट करने में, और सही पिक्चर, सही चीज को आगे प्रेजेंट करने में। ये है भाई पब्लिक रिलेशंस, जिसको आपने आगाज किया था कि प्रेस रिलीज देके गुजारा कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, आपने उसकी वो सारी परतें खोली और इसको हम अब इख्तिताम की तरफ जाएँगे। अब होता ये है कि बाज़ औक़ात आपकी वही प्रेस रिलीज़ पे बात आ गई। प्रेस रिलीज़ नहीं छपी, यानी टिकर्स नहीं चले, खबर नहीं चली, पैकेज नहीं चला। फिर आप अपने क्लाइंट को किस तरह से मुतमईन करते हैं? फिर क्या कहते हैं उसको? देखें, ये जो पब्लिक रिलेशंस का काम होता है, ये बेस्ट एफर्ट बेसिस का काम है। यानी ये बेस्ट एफर्ट की बुनियाद पे किया जाता है। ये मलिक रियाज वाला फॉर्मूला नहीं है कि जी मैं आपको इतना बड़ा बिजनेस दे रहा हूँ, इसके अगेंस्ट में मुझे अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े उर्दू के अखबार में 5 खबरें एक दिन में जो है वो बहरिया टाउन की छपी हुई थी, जिसमें से 2 या 3 फ्रंट पेज पे थी, एक नेशनल पेज पे थी और एक बैक पेज पे थी। आप ठीक, समझ सकते हैं? सही है, अब बिल्कुल। ये वाले अरेंजमेंट तो हर कोई नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल, जब बिल्कुल। ये वाला अरेंजमेंट हर कोई नहीं कर सकता, तो फिर वो बेस्ट एफर्ट बेसिस पे होती है। कोई खबर एक दिन जंग में छपेगी, दूसरे दिन वो जो है वो एक्सप्रेस में छपेगी, तीसरे दिन वो दी न्यूज में छपेगी, चौथे दिन डॉन में छपेगी। जरूरी नहीं है कि हर खबर पाकिस्तान का हर अखबार कैरी करे। उधर का एडिटर क्या समझता है, उसको कितनी अहमियत देता है, उसके पास स्पेस है या नहीं है। ये एज अ कंसल्टेंट हमारा काम है कि हम अपने क्लाइंट्स को कांस्टेंट बेसिस पे जो है वो समझाते हैं कि जी हमने न्यूज मेरिट जनरेट करनी होती है। खबर में खबरियत होगी, आपसे ज्यादा कौन समझ ठीक है, सकता वो है कि अपनी खबर जगह में बनाएगी। खबरियत होगी तो अपनी जगह बनाएगी। मैं फैजुल्ला को कोई खबर भेजूंगा, उसमें खबरियत होगी तो फैजुल्ला के लिए काम करना आसान होगा। मैं कोई ऐसी खबर भेजूंगा जिसमें दूर सिरे से कोई खबरियत नहीं होगी, तो वो यकीनन जो है वो फैजुल्ला के लिए अपने चैनल पे टिकट चलाना भी उसके लिए मुमकिन नहीं है। तो ये इतनी सादी सी बात है, क्लाइंट सब समझते भी हैं। हम क्लाइंट्स को एजुकेट करते हैं। हमारा काम सिर्फ काम करना नहीं है, हमारी इजाफी जिम्मेदारी अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करना भी है। अच्छा, एक ये फ़र्क आप हमें बताएँ, जो बड़े इदारे हैं, कॉर्पोरेट और कम्युनिकेशन और पीआर, जी जी। इसमें क्या फ़र्क है? किस तरह से हम इनको अलग-अलग कर सकते हैं? एक ही देखिए, जो चीज़ है या बड़े अलग-अलग है? बड़े बड़े इदारों में आमतौर पर पहले सिर्फ पब्लिक रिलेशंस का शोबा कहलाता था, खास तौर पर सरकारी इदारों में। ठीक है जी। अब वही शोबा जो है ना वो इवॉल्व होकर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन आ गया है। उस कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अंदर एक इंटरनल कम्युनिकेशन होती है और एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, जो जो इंटरनल कम्युनिकेशन है वो आमतौर पर उस कॉर्पोरेट एंटिटी में बैठे हुए लोग इंटरनली मैनेज कर रहे होते हैं, और जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है उसके लिए आमतौर पर पब्लिक रिलेशन कंपनीज को हायर किया जाता है, और वो उन्हीं के साथ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में या पब्लिक रिलेशंस में या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जो भी आप इसको कह दें, उसी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलकर पब्लिक रिलेशंस कंपनी काम करती हैं। उनके मसाइल सुनती हैं, उनके मामला सुनती हैं, उनकी क्राइसिस सिचुएशन, उनकी रेगुलर डेवलपमेंट्स। देखें, मैंने आपसे कहा ना कि मैं ज्यादातर जो है वो कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए काम करता हूँ जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। एक लिस्टेड कंपनी की छोटी सी भी नेगेटिव खबर जो है वो उसके शेयर पे असरअंदाज होती है, और हजारों शेयर होल्डर्स पे असरअंदाज होती है। और वो एसईसीपी भी उसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी इन्वॉल्व होता है, एसईसीपी भी इन्वॉल्व होता है, स्टेट बैंक भी इन्वॉल्व हो सकता है अगर वो कोई बैंकिंग का क्लाइंट है। तो खबरें, नेगेटिव खबरों को उसका इम्पैक्ट होता है, इसलिए जो है वो उसको बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ही माइन्यूटली देखा जाता है। पॉजिटिव खबरें बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने मेरी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। आप एक शेयर होल्डर हैं, चाहे आपके पास 1000 शेयर हो या 1 लाख शेयर हो मेरी कंपनी के, आप मेरे शेयर होल्डर हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको कम्युनिकेट करूं अपनी परफॉर्मेंस भी, अपनी अचीवमेंट्स भी और अपनी डेवलपमेंट्स भी। ये एक कॉर्पोरेट एंटिटी की जिम्मेदारी है, वहां पे हम काम करते हैं। एक्सटर्नली उस मैसेज को किस तरीके से कम्युनिकेट करना, ये हम उसको हेल्प करते हैं। अच्छा ज़ीशान भाई, ये शोबा किस तरह से एक तो पाकिस्तान में ग्रो कर रहा है, कहाँ तक पहुँचा है? क्या इसके पॉज़िटिव, क्या नेगेटिव है? और नए आने वाले आप स्टूडेंट्स को कोई मशवरा देंगे क्या, मतलब यानी वो करके इस तरफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? और कितना पोटेंशियल है हमारी मुल्क में इसके लिए? देखें, जैसे फैजुल्ला भाई, आपने देखा होगा बचपन में हम बमुश्किल चंद अखबार होते थे, उसमें एक डॉन होता था, एक जंग होता था जो कि हर घर में ही आता था तकरीबन। ठीक है जी। और भी अखबार आते हैं, ऐसा नहीं है, नवाया वक्त होता था पुराना, वो थे, उसमें एक खबर आती थी और तहलका मच जाता था या खामोशी हो जाती थी। ठीक है। अब जो है ना वो घर घर में हर मोबाइल फोन में अखबार खुला हुआ है, हर मोबाइल फोन में जो है वो टेलीविजन चल रहा है, हर मोबाइल फोन में जो है वो यूट्यूब चल रहा है, फेसबुक चल रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, मैं अब टेलीविजन को ज्यादा कंज्यूम नहीं करता हूँ। नहीं, नहीं, हम भी नहीं करते, ठीक फिर है, कितने साल हो आप तो गए, घर में साथी तो हैं, है ही नहीं। ठीक है ना। अब हम टेलीविजन की जगह सोशल मीडिया पे उसी टेलीविजन से निकले हुए सिलेक्टेड क्लिप्स आ ऐसा ही है, जाते हैं, बिल्कुल। खबरें आ जाती हैं, चीजें आ जाती हैं, उसको कंज्यूम किया और आगे बढ़ गए। तो अब इसमें मामला ये है कि क्योंकि मीडिया इतना ज्यादा फैल गया है,
एक था कंट्रोल्ड मीडिया, जिसको आप अखबारात और चैनल्स कहते थे। यहाँ ठीक पे है। कोई पॉलिसी होती थी, ऐसा ही है, लोग होते थे, एडिटोरियल आपको पॉलिसी पता होती होता थी, था ये आपको लोग ऑफिस है, जानते ये थे। अब जो डिजिटल मीडिया, उसमें आप किसी को कुछ नहीं पता। एक आदमी आएगा ट्विटर पे आपके खिलाफ कोई एक चीज छोड़ देगा, उसको सैकड़ों लोग शेयर कर देंगे, आप जो है ना वो आप जवाब देते फिरें। तो इसलिए पब्लिक रिलेशंस के शोबे की अहमियत बढ़ी है, कम नहीं हुई है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल। मीडिया इतना ज्यादा, हाँ, उसकी परत थोड़ी सी तब्दील हुई कि जी पहले अखबारात और चैनल्स होते थे, पहले सिर्फ अखबार होते थे, फिर चैनल्स भी आ गए, अब उसके साथ सोशल मीडिया सारे और डिजिटल डिजिटल मीडिया भी आ प्लेटफॉर्म्स गया हैं। है। तो अब इसको मैनेज करना थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। इसको ज्यादा एफर्ट है, तो इसलिए ज्यादा लोग भी चाहिए। तो इस शोबे में गुंजाइश है। लेकिन मैं क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा अपने मास्टर्स के बाद 2 साल तक, तो मैं उनसे सिर्फ एक बात कहता था कि जी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ना तो आप पढ़ सकेंगे, ना आप लिख सकेंगे, ना आप बोल सकेंगे, ना आप एनालाइज कर सकेंगे, ना ही उसको प्रोसेस कर सकेंगे और ना ही उसका सॉल्यूशन पेश कर पाएंगे। तो पढ़ना इज द की, जो कि हमारे यहाँ नापैद होता जा रहा है। तो भाई टिकटॉक अगर के लिए क्या पढ़ना? आप मत देखें, अब टिकटॉक तो सिर्फ एक माँ जो है वो एक बहुत ही सतही सी एक चीज है, लेकिन आप ऑब्वियसली उसका एक अपना भी इम्पैक्ट है, लेकिन वो बहुत एक सतही चीज है। लेकिन अगर आपका विजन नहीं होगा, अगर आपको इकोनॉमी नहीं पता होगी, अगर आपको पॉलिटिक्स नहीं पता होगी, अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं पता होंगे, अगर आप एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को नहीं समझते होंगे, अगर आप लेजिस्लेशन कैसे होती है प्रोसेस नहीं जानते होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस कैसे ऑपरेट करते हैं, उसके पीछे क्या चलता है वो नहीं जानते होंगे, तो कैसे आप जो है वो पीआर की फील्ड में जो है वो आप वो कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे? आप आ ही नहीं पाएंगे, आप सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कोई कोई अपनी कम से कम इज्जत जरूर पैदा करना चाहते हैं, पैसा हो या ना हो, तो उसके लिए आपके पास जो है ना इन तमाम शोबों की नॉलेज होनी चाहिए। और वो सतही नॉलेज जो है वो सिर्फ छोटी मोटी इधर पूरी उधर के डेप्थ क्लिप के देख के साथ नहीं आपके होगा। पास उसकी पूरी किताब पढ़ने फैक्ट्स एंड वाला फिगर आदमी हो और वो और जो है चीज़। वो ना, जो एक आदमी जो किताब नहीं पढ़ता, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये हमेशा ही रहेगा मेरे ख्याल में। वो किताब आप डिजिटली पढ़ लें, वो आप आर्टिकल्स की शक्ल में पढ़ लें, वो आप जो है वो अपने लैपटॉप पे, अपने पैड पे, किसी पे भी पढ़ लें, लेकिन आपको पढ़ने वाला होना ज़रूरी है। अगर अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप में डेप्थ नहीं है, तो आप कम से कम जो है ना, बहुत सारे ऐसे तजुर्बात हैं, मैं आपको, बहुत ही तवील गुफ्तगू हो जाएगी। मैं बता सकता हूँ कि जिस बिना पे मुझे बिज़नेस मिला, वो सिर्फ़ मेरी इन्फॉर्मेशन थी, मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मेरी नॉलेज थी, उस एक मखसूस हालाँकि मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। देखिए, पीआर कंसल्टेंट किसी भी शोबे का हिस्सा नहीं होता, लेकिन उसको बहुत सारी चीज़ें जाननी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें समझना होती हैं, प्रोसेसेस को समझना होता है। लोग सोचते कैसे हैं, उसको ये सोचना होता है। लोग कैसे जो है वो, उनके इमोशंस कैसे चलते हैं, उनकी साइकोलॉजी कैसे चलती है, कौन किस सिचुएशन में क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सब एंटिसिपेट करना पड़ता है, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ऐसा नहीं है आप ये समझें कि हमने पीआर की पीआर कर दी, ऐसा नहीं है, बल्कि हम खुद भी समझना चाह रहे थे और उसका एक छोटा-सा पार्ट हम जानते थे और ज़ीशान भाई ने बहुत तफ़सील के साथ बताया और बहुत ज़बरदस्त वाक़यात भी हैं, उसमें सीखने के लिए भी है और इसके साथ-साथ जो इस शोबे को इख्तियार करना चाहते हैं, उसके लिए भी ज़ीशान भाई ने बहुत अच्छी टिप्स दी हैं और ये सिर्फ़ इसके लिए नहीं है, आप में डेप्थ अगर नहीं होगी, आप फैक्ट्स नहीं जानते होंगे, उसके थॉट से आपको पूरी तरह आगाही नहीं होगी, सतही काम करेंगे तो उसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए पढ़ना, रिसर्च करना, जानना, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उससे आगाही हासिल करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ीद इस तरह मौज़ूआत के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह अगले मेहमान के साथ, नए मौज़ू के साथ दोबारा आएँगे और मज़ीद अच्छी गुफ्तगू आपके सामने पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया।